नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे थोड़े से पुराने हुए मुद्दे पर। पुराना इसलिए क्योंकि जो मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक, उसमें 1 घंटे बाद ही चीज़ पुरानी हो जाती है, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं 1 हफ्ते पुरानी बात पर। दरअसल बात शुरू हुई थी 1 हफ्ते पहले और ख़त्म उसे आज हम कर रहे हैं। वजह यह कि शेयर बाज़ार का आज वीकेंड था और शुरू तब हुई थी जब वो शेयर बाज़ार शुरू होना था, यानी मंडे को, और मसला शुरू हो गया था, मामला बन गया था शनिवार शुक्रवार की रात से। हिंडनबर्ग नाम की जो एक एजेंसी है, जो संस्था है, जो उसमें काम करने वाले शख्स हैं, वो भारत के उद्योग पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं। बेशक गलती हो तो पकड़ना चाहिए और चालान भी बनना चाहिए, लेकिन हिंडनबर्ग के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि वो खुद कितने दागदार है और कितने साफ़ है। लेकिन हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट जो पहले अडानी ग्रुप को लेकर थी और बाद में हम बात करें तो सेवी की चीफ जो है माधवी बुच को लेकर थी। उसमें उनका कहना था कि माधवी बुच और अडानी के बीच में एक तरह का गठबंधन है और उन्होंने उनके शेयरों से लाभ कमाया है। तो ये मोटी मोटी बात है। कुल मिलाकर यह है कि हिंडनबर्ग ने एक बार सेबी चीफ माधवी बुच के जरिए फिर अडानी पर निशाना साधा था। और मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तानी के नाते अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा, जितने भी देश के उद्योगपति हैं, वो देश के उद्योगपति हैं। वो कांग्रेस के साथ है, बीजेपी के साथ है, ये सब अलहदा है। इसलिए आज हम इस पर फिर बात कर रहे हैं IND24 में कि हिंडनबर्ग की मंशा क्या है। मैं एक लाइन और इसमें जोड़ूंगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को कमज़ोर करना है तो उसकी आर्थिक स्थिति को आप बर्बाद कर दीजिए, वो कमज़ोर पड़ जाएगा। ऐसे अगर किसी देश को ख़त्म करना है तो युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, उसके आर्थिक हालात बदतर कर दीजिए, वो देश आपके घुटनों तले आ जाएगा। तो हिंदुस्तान के साथ पिछले कुछ सालों से यही साजिश और नक्शेबाजी हो रही है कि किस तरह से भारत के उद्योग को और भारत की मजबूत राजनीति को कमज़ोर किया जाए। तो राजनीति की जहाँ तक बात है तो मोदी देश और दुनिया के निशाने पर है। आर्थिक स्थिति की जहाँ तक बात है तो हिंडनबर्ग ने ये मोर्चा संभाला है। वो इस बात के लिए कुख्यात है कि वो जिस पर नज़र डालते हैं उस दिल का खुदाफिज हो जाता है। तो हिंडनबर्ग अडानी पर नज़र डाली और पिछले बार जब पहली बार अडानी के बारे में उन्होंने अपनी रिपोर्ट शाया की थी, तब अडानी का जो शेयर है वो धड़ाम से नीचे आया था और उसके साथ भारत का शेयर बाज़ार भी नीचे आया था। यहीं से बात शुरू होती है कि निशाने पर अडानी है या भारत का शेयर बाज़ार। दरअसल भारत का शेयर बाज़ार निशाने पर है क्योंकि भारत अब आर्थिक मामले में दुनिया की 5वीं और तीसरी ताकत हो गया है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे और उसमें एक और ख़ास बात जोड़ना चाहूँगा कि हिंडनबर्ग के इस ऑर्केस्ट्रा में हिंदुस्तान के भी कई जो गायक कलाकार हैं वो अपना सुर मिला रहे हैं और उसकी वजह से ऐसा लगता है कि हिंडनबर्ग का ऑर्केस्ट्रा हिट हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के निवेशकों ने बार बार ये साबित किया है कि इस बार तो क्या, हिंडनबर्ग जितने बार भी आएगा वो भारतीय निवेशकों के पैरों तले कुचला जाएगा। और इस बार भी यही हुआ। उम्मीद थी कि जैसे ही ये कारोबार शुरू हुआ था इस हफ्ते सोमवार को, तो शेयर बाज़ार नीचे आएगा, लेकिन मामूली गिरावट के बाद फिर शेयर बाज़ार संभला। सोमवार की मैं बात कर रहा हूँ। आज की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज तो भारत का शेयर बाज़ार 1330 अंक ऊपर है और उसमें सबसे खास बात है कि अडानी के लगभग 5 या 6 शेयर जो है वो उछाल पर हैं और बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये हिंडनबर्ग और उनके जो हिमायती है उनके लिए बड़ा जवाब है, ख़ासतौर से जो हिंदुस्तानी उनके साथ है। इस पर विस्तार से बात के लिए हमारे साथ स्काइप पर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी। फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे आदित्य जैन मनिया जी, जो शेयर बाज़ार के एक्सपर्ट हैं। और स्टूडियो में बैठे हमारे साथ दो हमारे साथी कहें, विशेषज्ञ कहें, जानकार कहें, श्री उमाकांत मिश्रा जी, बैंक के वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारी हैं, और शेयर बाज़ार के जानकारों में उदयवीर सिंह जी चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप, तो सुरेश शर्मा जी आपके साथ, और मेरी गुजारिश होगी कि आप हमेशा की तरह गागर में सागर भरेंगे और जितने भी आपको आपके तरकश में तीर हों सब चलाइए और ऐसे तीर चलाइए कि कोई भी निशाना चूकने न पाए। आपकी राय। देखिए, दूसरा प्रयास है हिंडनबर्ग का ये, और वो उसका काम यही है कि जो अर्थव्यवस्थाएं हैं देशों की और जो उद्योगपति उस अर्थव्यवस्था में साझीदार हैं उनके अंदर हमले करिए और लाभ अर्जित करिए। पिछली बार के घटनाक्रम से भी उन्होंने बड़ा लाभ अर्जित किया था, सबकी जानकारी में है। इनके साथ इनके जो गुरु भाई हैं वो हैं जॉर्ज सोरोस। तो वो जो है इसी प्रकार का धंधा करते हैं। वो
अर्थव्यवस्थाओं को बिगाड़ने का काम करते हैं, तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को रोकने का, बिगाड़ने का काम करते हैं। और उनकी दूसरी विशेषता ये है कि वो जो पतली कमर वाले राजनेता हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है, उनको वो आर्थिक मदद दे करके और उनके माध्यम से जो है वो मैं करवाते हैं। आपकी इस टिप्पणी हमारे पर हिंदुस्तान, सुरेश जी, आपकी इस टिप्पणी पर मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। आपने जॉर्ज सोरोस कहा है, मैं उसको जॉर्ज सुरेश कहता हूँ। जितने सुरेश जी आप खतरनाक हैं, जॉर्ज सोरोस भी आपके सामने पानी भरता है जी। ठीक है, आपको धन्यवाद इसके लिए। आप मुझे उस जैसा खतरनाक मत बताइए, दूसरे वाला बता दीजिए। तो उसने, अब आप देखिए कि चुनाव से पहले हमने देखा राहुल गांधी जी, उनके खाते सीज हो गए थे, पैसे के नाम पे रो रहे थे। फिर चुनाव में इतने ज्यादा पैसे कहां से आ गए? तो सबका कहना है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा में इनने जो अपने जो पूर्व मंत्री थे ना, इन्होंने, अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक एक आपके अंकल जो हैं वो आपको जानकारी दे देते हैं, और दूसरे अंकल सोरोस जो है वो आपको जानकारी दे देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बाकायदा जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर के और राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी। ये बातें बाजार में पहले से ही है, सब जानते हैं कि चीन के साथ समझौता करते हुए कांग्रेस भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की जमीन और जो भूमि जिसको सीमाएं कहते हैं उसके बारे में टिप्पणी करती है। और जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग से साथ समझौता करके कांग्रेस के नेता अडानी और अंबानी का जो है राग अलापते हैं। ये स्पष्ट हो गया, इसमें किसी से कब छुपी हुई बात नहीं है। ये राजनीतिक लोग टिप्पणियां करें न करें, लेकिन मैं तो करता हूं। तो इसलिए जो है इस बार का जो हमारा प्रयास है, निश्चित रूप से भारत का प्रयास है, उनके लिए ये सबसे बड़ी बात है। हम सब प्रशंसा करते हैं भारतीय जो निवेशकों की, कि उन्होंने इस बदमाशी को और समय रहते पहचान लिया और किसी भी प्रकार का निवेश का नुकसान नहीं होने दिया, निवेशकों का नुकसान नहीं होने दिया। ये एक समझदारी पूर्ण हमारे यहाँ खेल हुआ है, जिसके कारण ये सब बातें हैं। लेकिन मैं साथ के साथ ये कहना चाहता हूं कि पहले भी गांधी जी बिड़ला जी क्या रुका करते थे। हमने अच्छे से देखा है कि टाटा, बिड़ला और अपने जो जनसत्ता वाले गोयनका जी थे, ये सब बड़े घराने थे। ये लोग देश के लिए अलग काम करते थे, व्यवसाय के लिए अलग काम करते थे, समाचार पत्र जगत के लिए अलग काम करते थे। ये एक दूसरे का घालमेल नहीं करते थे। निश्चित रूप से अडानी अंबानी इनके की आर्थिक उत्थान के बाद जो दबाव बनाया जा रहा है वैश्विक स्तर पर, क्योंकि उन्हें बहुत दिन से ये खबरें नहीं सुनने को मिली हैं कि टाटा बिड़ला जी ने कहीं जाकर के विदेशों में बहुत ज्यादा संपत्तियां खरीदी हो। बिड़ला टाटा का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन अडानी अंबानी इनको लेकर के ये चर्चा जरूर चलती है कि इन्होंने विदेशी कंपनियों पर कब्जा करने का काम शुरू किया है, जिसके कारण भयभीत होकर के, और ये विदेशी कंपनियां जो हैं भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए इन दोनों बड़े उद्योगपतियों को निशाने पर लेती है, और वो ले रही है कुल मिलाकर के। सुरेश जी, दरअसल क्या है कि भारत के तो सभी बेटे हैं, चाहे वो टाटा हो, बिड़ला हो, अडानी हो, अंबानी हो, महिंद्रा हो या विप्रो हो, कोई भी हो, ये तो सब भारत की संतान है। हम ही उनको खाने में बांटकर देखते कि वो कांग्रेस के निकट हैं कि भाजपा के निकट हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही ज्यादा है। दरअसल मन्या जी से हमारा संपर्क हुआ। मन्या जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आदित्य जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? चलिए, उनसे जैसे ही संपर्क होगा, स्क्रीन पर तो आएगा, लेकिन अभी टेलीफोन पर नहीं आ पाए हैं। उदयवीर जी, ये जो सारा मामला है कि हिंडनबर्ग जैसे कोई मोहल्ले का दादा होता है या शहर का दादा होता है, कई बार वो उसके नाम पर काम चलता है, और कई दफ़ा ये होता है कि अनजाने में कोई उसकी पिटाई कर देता है, तो फिर वो पूरे मोहल्ले शहर पिटता है। तो हिंडनबर्ग का एक रुतबा था, उसका एक टेरर था, लेकिन वो हिंदुस्तान के जो उद्योगपति हैं, अडानी या भारत, मैं तो कहता हूँ अडानी बहाना है, वो उलझे तो भारत से हैं। और ये नए ज़माने का भारत है, मोदी का भारत नहीं है, ये नए ज़माने का भारत है। और 18 करोड़ से भी मैंने वो डीमेट शेयर होल्डर अकाउंटधारी है जो पर्याप्त है किसी भी हिंडनबर्ग को ज़मीन या धूल चटाने में। और हमें लगता है कि एक दो बार वो और कोशिश करेगा, उसके बाद फिर हिंडनबर्ग इस लायक नहीं बचेंगे कि वो भारत की किसी उद्योगपति के बारे में कोई टिप्पणी करके उसको लेट डाउन कर पाए। आपकी राय, ये जो सारा मामला, क्योंकि पहली बार जब रिपोर्ट आई थी तब 9-10 लाख करोड़ के आसपास शेयर बाजार में लोगों के डूब गए थे, और तभी से ये सवाल शुरू हुआ कि आखिर निवेशकों के जो पैसे डूबे उसका कौन जिम्मेदार है। ऐसा लगता है कि जैसे निवेशकों ने सरकार से पूछकर निवेश किया था।
राहुल गांधी पूछते हैं कि निवेशक खासतौर से वो टारगेट करते हैं कि छोटे और मझोले निवेशक बर्बाद हो गए हैं अडानी के चक्कर में। हिंडनबर्ग जो बता रहा है, अब हिंडनबर्ग नहीं हो गया है, वो सुप्रीम कोर्ट हो गया, वो हरिश्चंद्र हो गया है। जो वह कहता है उसको हिंदुस्तानी कुछ लोग सत्य मान के चलते हैं। हो सकता है कल के दिन वो उनकी जात पात के बारे में बता देगा तो भी वो उसको मान लेंगे। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर आगे चर्चा होगी। और चूंकि अब हिंडनबर्ग और ये गठबंधन भारतीयों का उजागर हो गया है, तो हमें लगता है कि हिंडनबर्ग से ज़्यादा भारतीय गठबंधन में जो शामिल है वो निशाने पर रहने वाले हैं भारतीयों के। आपकी राय? सबसे पहले तो मैं जितने भी निवेशित हैं भारत के शेयर बाजार में, उन सभी को धन्यवाद और नमन करता हूँ। 1947 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था और मुझे लगता है 16 अगस्त 2024 को देश को जो डीमेट धारक हैं उनको विदेशी एजेंटों से आज़ादी मिल गई। उनको ऐसी धूल चटाई है कि अब वो दोबारा पलटकर नहीं देखेंगे। देश के जो भी शेयर धारक हैं उन्होंने ये बता दिया है कि अब हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले और ये मूर्खतापूर्ण बातें जो हैं इनका कोई सिर पैर नहीं है। रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी 2014 से पहले उनके 98 लाख सिर्फ निवेशित थे म्यूचुअल फंड के अंदर। 2014 से लेके और 2019 तक और 2024 तक 12 करोड़ रुपए उन्होंने निवेशित किए। आप समझ सकते हैं 59% उन्होंने निवेशित किया है 2019 के बाद। तो इसका मतलब उनका शेयर बाजार पे भरोसा है। दूसरों को बता रहा है कि शेयर बाजार में खतरा है, आप मत जाइए, और खुद निवेशित करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं लगातार। आप ये देखिए कि ये दोहरी चाल जो है वो देश के सभी निवेशकों को भ्रमित करने के लिए। और अभी पिछले 5 महीने के अंदर उन्होंने इसी शेयर बाजार से 48 लाख रुपए कमाए। तो मतलब खुद के लिए शेयर बाजार अच्छा है और देश के जितने भी डीमेट धारक हैं उनके लिए शेयर बाजार में बहुत खतरा है, ये उनका कहना है। तो ये दोहरी जो चाल है, और मुझे ये समझ नहीं आता कांग्रेस जो है मोदी जी का विरोध करे, अडानी का विरोध करे, देश का विरोध तो ना करे। और देश का विरोध भी अपनी जगह, तुम तो देश की जनता का विरोध कर रहे हो, उनको गड्ढे में ले जाके डालना चाहते हो। ये मेरा कहना है कि ये कांग्रेस की दोहरी चाल जो है वो इस बार नाकाम हो गई और बुरी तरह से ये लोग एक्सपोज हो गए। बिल्कुल, तो ये तो खैर अपनी जगह है, भारतीय राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमला दरअसल अमेरिका से हुआ, विदेशों से हुआ है भारत के शेयर बाजार पर अडानी के द्वारा, अडानी। तो मैं मनिया जी से पूछूंगा, मनिया जी, ये जो हिंडनबर्ग वाला जो भूत है वो अभी उतरा है कि अभी और चलेगा? क्योंकि भारत में तो भूत प्रेत जिन्न जिन्नात वालों को काबू में करने वाले बहुत लोग हैं। वो उनको कील भी देते हैं, उनको बोतल में बंद भी कर देते हैं और फिर बोतल में बंद करके वो समंदर में भी डाल देते हैं। तो क्या ये जो हिंडनबर्ग का भूत है, ये जिन्न है, ये अभी काबू में आ रहा है या अभी ये कुछ और उत्पात मचाएगा 1-2 बार? आपकी राय? क्योंकि हिंडनबर्ग को हम इसलिए उस पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि बार बार वो भारतीय निवेशकों को डराता है। भारतीय निवेश के साथ साथ पूरे शेयर बाजार की एक तरह से वो बारह बजाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जैसे लोगों की सलाह से और भारतीय जो निवेशक है वो इतना जागरूक हो गया है कि उसको मालूम है कि जैसे शेयर बाजार नीचे करे, इतना तो आप लोगों ने सिखा दिया है निवेशक को कि जब मार्केट नीचे आए तब हमको खरीदना है। और जैसे ही मार्केट नीचे आता है हिंडनबर्ग की कृपा से यहाँ के 18 करोड़ डीमैट अकाउंटधारी खरीदने में जुट जाते हैं। अगर एक एवरेज अकाउंटधारी 1000 रुपये का शेयर लेता है तो 18 करोड़ गुणा 1000 कितना पैसा लग जाता है। अब विदेशी संस्थाएं अगर बेचवाली भी करती हैं शेयर मार्केट में, तब भी भारत पर घंटे आधे घंटे फर्क पड़ता है और फिर मार्केट अपनी गति को प्राप्त कर लेता है। आपकी राय? किस ढंग से देखते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसके बाद भारतीय माने जो राजनीति है और जो लोग हैं वो किस कदर उसकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं? ये देश के हित में है या वो राजनेताओं को एक्सपोज करने वाला है? ये जो रिपोर्ट थी वो टाइम बाय फिक्स हो गई थी और वो उल्टे पांव लौट गई थी। उस दिन भी भारतीय जो निवेशक हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उन्होंने बड़ी मात्रा में खरीदारी करी थी, एफआईआई ने बेचवाली करी। मैं इसके पीछे जाऊं तो मैं बता सकता हूँ कि हिंडनबर्ग जो है वो एक शॉर्ट सेलर है। वो भारत में रजिस्टर्ड भी नहीं है, ना भारत आए हैं। लेकिन दूसरे जो एफआईआई हैं जो पिछले 4-5 महीने से लगातार बिकवाली कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको लेफ्ट आउट फीलिंग है। और भारतीय शेयर बाजार जो 80-81 हजार के ऊपर निकल गया,
तो उसकी वजह से वो भारत में किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था में अफरा तफरी मचाकर वापस खरीदी करना चाहती हैं। लेकिन जब रिपोर्ट कि 23 पॉइंट सेबी ने क्लियर कर दी और 24वां पॉइंट भी सब क्लियर कर दिया, उन्होंने मॉरिशस का हवाला दिया था, मॉरिशस से भी कर दिए, मेहुल भाई के भी कर दिए। तो उसके बाद जब आम आदमी हो, जो आम इन्वेस्टर है, उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड से भी खरीदारी करी। और दूसरा जो बात थी कि उसके बाद अब मैं नहीं समझता कि उनकी किसी भी प्रकार की हिम्मत होगी। अगर हिम्मत होगी भी तो वो दोबारा टूट जाएगी। आज जो बाजार में तेजी आई है, उसमें अमेरिका के जो आर्थिक आंकड़े थे वो बहुत पॉजिटिव आए हैं, जिससे वहां जो मंदी की आशंका जताई जा रही थी वो पूरी तरह खारिज हो गई। और यही कारण था कि आज मंडलियों ने शॉर्ट कवरिंग भी करी और FII ने भी लगभग 766 करोड़ की खरीदारी करी। लेकिन हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी आते हैं, उन्होंने भी 2606 करोड़ रुपए की खरीदारी करी। हालांकि पिछले दिनों पिछले गुरुवार की बात करें, जो पिछला ट्रेडिंग डे था जी, उसमें लगभग 27 करोड़ की FII ने बिकवाली करी थी। आज की जो मैंने तेजी है उसको लीड IT सेक्टर ने किया है और ऑटो सेक्टर ने किया है। दो चीज थी कि अमेरिका में मंदी के बादल अब खत्म हो गए, इसलिए IT सेक्टर में पुनः रिवाइवल आया। और उसके बाद हम देखें कि ऑटो सेक्टर में ये लगभग 2% के लगभग बढ़े हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो मेटल, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, उसके मिड स्मॉल कैप, ये 1.5 से 2.25% और FMCG ये 1.5 से 2.25% तक बढ़े। भारत में अभी भी अब किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक हमला होगा तो हम उसके लिए सक्षम है। तो रही बात राजनीतिक उसको रंग देने की, तो मेरा ये विपक्ष से कहना है कि आप जो अर्थव्यवस्था के बारे में जो जानते हैं, आप उनको अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़वाइए और उसके बाद आप सदन की पटल पर आकर कम से कम ऐसी बात तो करिए कि किसी का व्यक्तिगत नुकसान नहीं हो सकता है आपके कहने से बाजार में बिकवाली आ जाती, फिर आप क्या करते। जबकि मेरे से पहले जो विद्वान जी थे उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने काफी पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाया है, पैसा तो कमाया भी है। हालांकि वो डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन बाकी का डाटा तो है ना, हमने 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल में कितना रिटर्न दिया। ऑन एन एवरेज शेयर बाजार ने, फ्रंट लाइन ने 15% का रिटर्न दिया, मिड स्मॉल कैप में 25% का रिटर्न दिया, सेक्टोरल फंड देखें तो 33% के रिटर्न है। तो आज भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हुए दुनिया के बड़े बड़े निवेशक वापस में एंट्री कर रहे हैं, जो लगातार खरीदी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब दुनिया की कोई भी रेटिंग एजेंसी है जो मंदी या तेजी की बात करेगी तो उसको एक बार सोचना पड़ेगा हमारे यहाँ आने के लिए। बिल्कुल। तो ये बहुत सारे संकेत आपने भी बाजार के हिसाब से बता दिया। हम दरअसल बाजार और सियासत दोनों पर एक साथ बात करना चाहते हैं, क्योंकि पहले बाजार के बारे में आर्थिक विशेषज्ञ टीका टिप्पणी करते थे, अब बाजार के बारे में कांग्रेस के नेता, माने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी टिप्पणी कर रहे हैं। तो इसलिए इस पर बात करना लाजमी होता है कि क्या हिंडनबर्ग के साथ कोई पॉलिटिकल अफेयर है, कोई रिश्ता है कांग्रेस का या देश के विपक्ष का। उसकी वजह ये कि जब भारत में लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं उसके एक दिन पहले मोदी कहते हैं कि चूंकि उनको लगता था कि सरकार भारी बहुमत से बीजेपी बनाएगी, उन्होंने कहा था कि शेयर बाजार कल उछलेगा, और शेयर बाजार एक दिन पहले उछल गया था। और दुर्भाग्य से, बाजार के दुर्भाग्य से बीजेपी को 240 सीट मिली और उस दिन शेयर बाजार नीचे आया। तब राजनीति के जानकार राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी ने शेयर बाजार को डुबा दिया और जो छोटे निवेशक है, मझोले निवेशक है, उनके अरबों खरबों रुपए बर्बाद कर दिए। इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ से शुरू होती है राजनीति के चलते आर्थिक विशेषज्ञ बनने की राहुल गांधी की कहानी। हम उसी पर बार बार फोकस कर रहे हैं कि ये जो ऑर्केस्ट्रा है, बजाते हिंडनबर्ग है और नाचते यहाँ के पॉलिटिशियन है, ये खतरनाक गठजोड़ है। बाकी देश के भीतर जो चाहे टीका टिप्पणी करिए, बहुत कुछ होती है, लेकिन जब आप विदेशों की बातों पर जब आप यहाँ एक तरह से भांगड़ा करेंगे या डांस करेंगे तो फिर लोग आप पर सवाल करेंगे। हिंडनबर्ग तो भारत का नहीं है, लेकिन आप तो भारतीय हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। उमाकांत जी, बहुत सारी बातें लोगों ने कर दी, लेकिन सवाल ये है कि ये जो गठजोड़ है हिंडनबर्ग का और भारतीय राजनीति के विपक्ष के नेताओं का, उसको आप किस ढंग से देखते हैं? क्योंकि ये मुझे ज़्यादा गहरा
और खतरनाक दिखता है। देखिए राघवेंद्र जी, एक बात हमको समझनी होगी कि हिंडनबर्ग या जॉर्ज सोरोस की हम बात करते हैं तो ये लोग कौन हैं, इनकी मंशा क्या है। देखिए इनकी मंशा जो है वो सबको पता है। देश की जो आर्थिक स्थिति है हमारी, उसको कमज़ोर करने की मंशा है इनकी। मुश्किल तब खड़ी होती है जब देश के कुछ लोग भी उनकी मंशा में हाँ में हाँ मिलाकर उनका साथ देते हैं। तकलीफ यहाँ से शुरू होती है। लेकिन आप देखिए, सलाम है आत्मनिर्भर बनते हुए भारत को, यहाँ के निवेशकों को, यहाँ के पूंजी बाजार से जुड़े हुए लोगों को, कि इस मंशा को और इतनी गंभीरता के साथ किए गए इन प्रयासों को लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। आप देखिए, शेयर बाजार तो सेंटिमेंट्स का मार्केट कहलाता है। यहाँ छोटे छोटे सेंटिमेंट्स पूरी बाजार की धारा को बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन आज निवेशकों की मैच्योरिटी, उनकी परिपक्वता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि विदेशों से होते हुए लगातार तगड़े प्रहारों को और साथ में देश के जुड़े हुए उनके साथियों के प्रयासों को भी हमारा निवेशक लगातार ठुकरा रहा है, लगातार दरकिनार कर रहा है। ये आत्मनिर्भर बनते हुए भारत की दास्तान है, उसकी कहानी है, इसको हमको मानना पड़ेगा। अब सेंटिमेंट्स मतलब निवेशक इस बात को समझता है कि सेंटिमेंट कौन सा ओरिजिनल है, किस सेंटिमेंट्स के पैर हैं और कौन झूठ के पैरों पर सेंटिमेंट को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी बड़ी जब बातें होती हैं, इतना मॉब एक तरह से साथ हो जाता है, उसके बावजूद घंटे 2 घंटे की मंदी के बावजूद फिर मार्केट अपनी जगह पर आ जाता है। तो ये ऐसे ही नहीं आ जाता है। सेंटिमेंट्स थोड़ी देर के लिए हिल सकते हैं, लेकिन खास तौर से जो नया निवेशक है ना, वो इस बात को बहुत भली भांति समझने लगा है। और ये हमारे उन राजनीतिज्ञों को समझना चाहिए कि देखिए, थोड़ी आधा पौन घंटा 2-4 घंटा चिल्लाकर अगर आप किसी मार्केट को अपने हिसाब के, अपने मंतव्य के हिसाब से कम भी कर ले जा रहे हैं, तो अब ये वो समय नहीं है कि आप इसको परमानेंटली धाराशाही कर सकेंगे। आप यूक्रेन और रशिया के झगड़े की बात कर लें, आप इराक और इजराइल के, मतलब इस तरह की भी डेमोग्राफिकल लड़ाइयां भी बहुत समय तक अब हमारे इस मार्केट को रोक नहीं पाती हैं। इसकी वजह मनिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मनिया जी जैसे लोगों ने लोगों को इतना ट्रेंड कर दिया है कि ये सब छोटे छोटे जो शॉकअप्स है ना, ये जो शॉक्स है ना, इनको शॉक एब्जॉर्बर निवेशक बन गया है। तो लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के विरोधियों की बात को देश में सपोर्ट मिलता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये नहीं होना चाहिए। उमाकांत जी, इसके बाद वक्त नहीं मिलेगा, आप चाहें तो 10-20 सेकंड और बोलें। जी, मेरा एक बात और कहना है कि अब सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है। देखिए, जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग की बात हम दूसरा पक्ष हम कैसे देख लेते हैं। तो दूसरा पक्ष हम ऐसे देख लेते हैं कि दूसरे पक्ष में दिखाने के लिए इतने माध्यम हो गए हैं अब आपको कि तस्वीर का दूसरा रुख, सिक्के का दूसरा पहलू हमको दिखा दिया जाता है। बिल्कुल। और हेड्स ऑफ टू द इन्वेस्टर एंड द, अब मुश्किल से 1 मिनट है और 4 साथी है। मैं तो आखिरी में सिर्फ एक शेर पढ़ के कहानी खत्म कर दूंगा। सुरेश जी, बहुत मुझे बोलने में संकोच लग रहा है, 2-4 वाक्यों में अगर आप कहेंगे तो बहुत आसानी होगी। मुझे लगता है कि आज मनिया जी को सुनने का समय है। मनिया जी बोले, हमारे आदित्य जो है वो समझदार है, मैं तो कर बोलता ही रहता हूँ, तो आदित्य जी को कहिए आप कि वो बोले, क्योंकि सबको मालूम है कि हमारी राजनीति अर्थव्यवस्था को सुधारने की बजाय बिगाड़ने का काम कर रही है। बचना चाहिए उससे। आदित्य जी बोले। ठीक, मैं आदित्य जी की बात मांगूंगा। उदय जी कुछ बोलेंगे, बहुत 2-3 वाक्यों में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हिंडनबर्ग की कोई विश्वसनीयता नहीं है पहले से भी, और कांग्रेस पार्टी का भी यही हाल था। थोड़ी बहुत बनी थी, उन्होंने इस प्रकरण को उठा के हिंडनबर्ग की विश्वसनीयता तो बिल्कुल ही खत्म हो गई और कांग्रेस की लगभग समाप्ति की हो गई। आदित्य जी कहेंगे कुछ आप 2-3 वाक्यों में? चलिए, उन तो डिस्कनेक्ट हो गए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। तो हिंदुस्तान का जो बाजार है वो बहुत मजबूत है और वो तितली की तरह खूबसूरत भी है और वो जड़ से भी जुड़ा है और फूलों से भी जुड़ा हुआ है। तो मेरा ये सिर्फ मानना है कि कितने भी हिंडनबर्ग जाएँ, हमारे टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस जो भी है, जिस भी तरह के मार्केट में है, चाहे वो आईटी की बात करें, बिल्डर्स की बात करें या ऑटोमोबाइल्स की बात करें, देश मजबूत होता जा रहा है और हर झटके के बाद वो ताकत से उभर के आ रहा है।
इस बार भी और बेहतर वो कर रहा है, आगे भी बेहतर करता जाएगा। तो कुल मिलाकर आज सिर्फ इतना ही, कल फिर किसी और मुद्दे पर बातें आएंगे। तब तक चारों मेहमानों को धन्यवाद के साथ बखौर में कार्यक्रम को यहीं रोकते। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।